20 फरवरी 1996 की सुबह मध्य प्रदेश की रीवा सेंट्रल जेल के आवासीय परिसर में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यहाँ एक घटना घटने वाली है, पूरे प्रदेश को झकझोर कर देगी और आने वाले वर्षों तक अदालत में चर्चा का विषय बनी रहेगी। सुबह लगभग 10:30 बजे का समय था। जेल परिसर के सरकारी आवासों के बीच अचानक एक तेज और दर्दनाक चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी भयानक थी कि आसपास मौजूद कुछ लोगों का ध्यान उसकी ओर चला गया। एक अधिकारी की पत्नी और उनकी बेटी ने ये आवाज सुनी। उन्होंने खिड़की के बाहर झांक कर देखा, लेकिन उन्हें कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई नहीं दी। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद जब कुछ सामान्य लगा तो सोचा कि शायद बच्चे खेलते समय शोर कर रहे होंगे, वो अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन उस समय किसी को यह नहीं पता था कि ये चीख एक 16 वर्षीय किशोरी की थी, जो अपने घर में अकेली मौजूद थी और जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। ये परिवार जेल के परिसर में बने सरकारी आवास में रहता था। परिवार में माता पिता, 2 बेटियां और एक बेटा था। बड़ी बेटी 16 वर्ष की थी और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। पढ़ाई में अच्छी होने के कारण परिवार को उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें भी थी। घटना वाले दिन सुबह घर का माहौल एकदम सामान्य था। माँ अपने बेटे के साथ रिश्तेदारी में गई हुई थी। छोटी बेटी स्कूल चली गई थी। पिता अपनी ड्यूटी के लिए जेल चले गए थे। घर में केवल एक बड़ी बेटी मौजूद थी जो परीक्षा की तैयारी कर रही। सुबह लगभग 9 बजे पिता ड्यूटी पर निकल गए। इसके कुछ समय बाद घर में साफ सफाई और अन्य कामों के लिए गार्ड पहुंचा। उसके साथ एक समाज याफ्ता कैदी भी था, जिसे जेल प्रशासन के कुछ कार्यों में लगाया जाता था। उस समय किसी को नहीं पता था कि कुछ यहाँ पर गलत होने वाला है। करीब 10:30 बजे ही वही चीख सुनाई दी गई, लेकिन दुर्भाग्य से किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उधर घर के अंदर क्या हुआ इसका पता बाद में पुलिस जांच और सबूतों में चला। जांच के अनुसार लड़की अचानक एक भयानक स्थिति में फंस जाती है। उसने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन उसकी चीख सुनकर कोई भी उसकी सहायता करने के लिए वहां पर नहीं पहुंचा। करीब 11:30 बजे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की अपनी सहेली और ऑडियो कैसेट लौटाने पहुंची। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसे बताया गया कि उसकी सहेली साइकिल लेकर किसी दोस्त के घर गई हुई है। उसे यह बात सामान्य लगी और वो वापस लौट जाती। दोपहर में छोटी बहन स्कूल से घर पहुंची। उसने बड़ी बहन के बारे में पूछा तो उसे भी यही बताया गया कि वो किसी काम से बाहर गई हुई है। समय बीतता गया, लेकिन शाम तक लड़की वापस नहीं लौटी। अब परिवार की चिंता बढ़ने लगती है। पिता ने परिचितों और रिश्तेदारों से संपर्क करना शुरू कर दिया। हर जगह पता किया गया, लेकिन लड़की का कोई भी पता यहाँ पर नहीं चला। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, परिवार की बेचैनी भी बढ़ती गई। पूरे रात रिश्तेदार और परिचित उनकी तलाश में जुटे रहे। आसपास के इलाकों में खोजबीन की गई। दोस्तों और जान पहचान वालों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। परिवार को उम्मीद थी कि शायद वो कहीं चली गई है और सुबह तक वापस आ जाएगी, लेकिन अगली सुबह जो सामने आया उसने सभी को परेशान कर दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं इमरान मलिक। दोस्तों, 21 फरवरी 1996 की सुबह एक सहायक जेल अधिकारी अपनी गाय को चारा डालने के लिए घर के पीछे बने पशुहाला क्षेत्र में पहुंचते हैं। वहां उनकी नजर पास बने सेफ्टी टैंक पर पड़ती है। टैंक के अंदर कुछ तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। टैंकर के भीतर एक नीले रंग की फ्रॉक दिखाई दे रही थी। ये उनकी बड़ी बेटी की फ्रॉक थी, जो पिछले दिनों से लापता हो चुकी थी। घबराए हुए पिता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस और सफाई कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंचती है। सेफ्टी टैंक की सफाई शुरू की गई। जैसे तैसे सफाई आगे बढ़ी, वहां मौजूद लोगों की चिंता भी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। फिर उसके बाद वो पल भी आ जाता है जिसने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया था। सेफ्टी टैंक के अंदर से लड़की का शव बरामद हो जाता है। शव निकालते समय उनकी साइकिल भी उसी टैंक में फंसी हुई मिली। यह दृश्य देखकर परिवार और आसपास के लोग पूरी तरीके से सन्न रह गए थे। अब यह केवल एक गुमशुदगी का मामला नहीं रह गया था, यह एक गंभीर आपराधिक जांच का विषय यहां पर बन चुका था। पुलिस ने तुरंत मामले को विस्तृत जांच के लिए आगे भेज दिया। घर और आसपास के क्षेत्र को पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है। फोरेंसिक जांच वाले लोगों को बुलाया जाता है। हर छोटे बड़े सबूतों की यहां पर जांच की जाने लगती है। जांच के दौरान घर के अंदर संघर्ष के निशान मिले। कुछ सामान बिखरा हुआ था। कई ऐसे संकेत मिले जिन्होंने पुलिस को यह समझने में मदद की कि घटना के भीतर कुछ तो हुआ है। पुलिस का ध्यान जल्द ही उन लोगों पर गया जो घटना वाले दिन घर के आसपास मौजूद थे। घर में काम करने वाले गार्ड और उसके साथ आए सजाए याफ्ता कैदी को हिरासत में ले लिया जाता है। शुरुआती पूछताछ में दोनों ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन पुलिस ने लगातार पूछताछ जारी रखी। फोरेंसिक रिपोर्ट और परिस्थितीय सबूतों का विश्लेषण भी यहां पर कर दिया जाता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने मिलकर लड़की के साथ जघन्य अपराध किया था।
जब उन्हें लगा कि उनकी पहचान उजागर हो सकती है और वो पकड़े जा सकते हैं, तब उन्होंने उसकी हत्या कर दी। अपराध को छिपाने के लिए उन्होंने शव और साइकिल को सेफ्टी टैंक में डाल दिया ताकि किसी को घटना का पता ही ना चल सके। इसके बाद उन्होंने ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि लड़की कहीं बाहर गई हुई है। लेकिन अपराध कितना भी योजनाबद्ध क्यों ना हो, अक्सर कोई ना कोई सबूत पीछे छूट ही जाता है। इस मामले में भी यही हुआ। पुलिस ने पर्याप्त सबूत जुटाने के लिए दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामला अदालत में पहुंचता है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने फोरेंसिक रिपोर्ट, परिस्थितियां, सामान्य और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को अदालत के सामने रखा। बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें दी, लेकिन अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अध्ययन भी यहां पर कर लिया। इसके बाद समय आता है लगभग 1 वर्ष बाद, 18 फरवरी 1997 को निचली अदालत ने अपना फैसला यहां पर सुना दिया था। अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने कहा कि यह अपराध अत्यंत गंभीर और दुर्लभ श्रेणी का है। फैसले के बाद मामला उच्च न्यायालय पहुंचता है। वहां भी पूरे मामले की दोबारा जांच की जाती है। दिन आता है 9 दिसंबर 1998 को। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के निर्णय को सही ठहराया और सजा बरकरार रखी। इसके बाद आरोपियों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वहां भी मामले की विस्तृत सुनवाई हुई। कई कानूनी पहलुओं पर बहस हुई, लेकिन अंत 26 अक्टूबर 1999 को सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनकी अपील खारिज कर दी और निचली अदालत तथा उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा। इसके बाद सभी सामान्य न्यायिक विकल्प समाप्त हो गए। आरोपियों ने दया याचिका दायर की। ये प्रक्रिया कई वर्षों तक चलती रही। इस दौरान यह मामला समय समय पर चर्चा में भी आता रहा। रीवा की यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं थी, इसने समाज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े कर दिए। लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था, विश्वास और जिम्मेदारी जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा की। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस वातावरण को सुरक्षित माना जाता था, वहीं ऐसी घटना सामने आई। इससे लोगों को यह एहसास हुआ कि सतर्कता कितनी आवश्यक है और किसी भी परिस्थिति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज भी जब इस मामले का उल्लेख होता है तो लोग उस 16 वर्षीय छात्रा को याद करते हैं जिसके सपने और भविष्य अचानक से समाप्त हो जाते हैं। उसका परिवार न्याय की लंबी लड़ाई से गुजरा और वर्षों तक उस दर्द को सहता रहा, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। यह कहानी किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि जागरूक करने के लिए है। ये हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा, सतर्कता और जिम्मेदारी केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं।